हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ टॉक। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की और सुसाइडल टेंडेंसीज़ की। डिप्रेशन क्यों होता है, किस में होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है और डिप्रेशन कब उस हद तक पहुंच जाता है जहां एक इंसान सुसाइड करने के बारे में सोच लेता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर BK वड़ैच जो साइकेट्रिस्ट हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगी, डिप्रेशन एंड सुसाइड बहुत ही कॉमन है आजकल स्कूल के बच्चों में, यूथ में एंड इवन उन लोगों में जो सीनियर सिटीजन्स हैं। वी सी इट एवरीवेयर। तो एक स्पेसिफिक हम डिस्कशन करना चाहेंगे डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स पर। टू बिगिन विद, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन मेडिकली हम उसको कहते हैं जब किसी को 2 हफ्तों के लिए कम से कम उदासी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक उदासी रहती है और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती, इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिन चीज़ों को हम पहले एंजॉय करते थे वो हमें अच्छी नहीं लगती, नींद में फ़र्क आ जाता है, या तो ज़्यादा नींद आती है या कम, एपेटाइट में फ़र्क आ जाता है, या ज़्यादा खा सकते हैं या कम, इरिटेबिलिटी रहना, और फिज़िकल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे हेडेक, माइग्रेन, दर्दें हर एक जगह जिनका कोई मेडिकल कारण नहीं है। तो इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। इसमें कई बार आइडियाज़ ऑफ होपलेसनेस भी आ सकते हैं कि अब कुछ नहीं होगा मेरा, या आगे कुछ भी करने का दिल नहीं करना, कि अब तो कुछ करने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि मैं तो जो भी करता हूँ गलत होता है। इसमें कई बार फिर डेथ विशेस या सुसाइडल विशेस भी आ सकती हैं। तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। हमारी लाइफ को, डे टू डे लाइफ को ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, और अगर कोई ऐसा इंसान है जो हमारे साथ रहता है और डिप्रेस्ड है, उसका डिप्रेशन भी हमारी लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? एक्चुअली कैंसर और हार्ट डिजीज़ के बाद डिप्रेशन सबसे बड़ा कारण है लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम लाने वाला। इसके कारण वर्क आवर्स बहुत मिस होते हैं, तो ये कंट्री को भी बहुत लॉस कॉज करता है। तो हमें इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि 70% 80% लोग डिप्रेशन वाले वो दवाई लेते ही नहीं, या काउंसलिंग लेते ही नहीं, वो डॉक्टर के पास कभी जाते ही नहीं। तो इसमें डिप्रेशन का ज़्यादा नुकसान ये है कि आपको हर चीज़ बहुत मुश्किल लगती है, पूरे दिन से गुजरना बहुत मुश्किल लगता है, हर चीज़ में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो ये आपको मतलब लोगों को बहुत मुश्किल होती है इसमें से गुजरने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमें इतनी मुश्किल हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, पर अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। अपने आप को इतनी दिक्कत से क्यों डालना है? अगर हम किसी दवाई से या काउंसलिंग से बेहतर फील कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। एक और सवाल था कि अगर हमारे किसी पास रहने वाले को या हमारी फैमिली में किसी को डिप्रेशन हो तो उससे हमारी ज़िंदगी को एक्चुअली जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो कई बार फील करते हैं कि कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं, तो वो कई बार अपने आप तो डॉक्टर के पास आते नहीं। इसलिए जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, अगर वो नोट करें कि किसी तरह का चेंज इन बिहेवियर है, कोई आगे से चुपचाप हो गया है, या कोई जैसे पहले आपसे बात करता है नहीं कर रहा, या आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, हर समय थका हुआ महसूस करता है, काम में फ़र्क आ रहा है, तो हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि हम इस चीज़ को डॉक्टर के पास जाएं और इस चीज़ की मदद लें। डिप्रेशन का मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरह से हो सकता है, जैसे काम में हो सकता है आपकी डिक्रीज प्रोडक्टिविटी या एब्सेंटिज्म फ्रॉम वर्क। स्कूल में भी बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं वर्क से, या वो फोकस नहीं कर पाते काम पर। इसमें आपकी थोड़ी स्लोइंग डाउन ऑफ थॉट्स भी होती है, मेमोरी में भी फ़र्क पड़ सकता है। तो आपका डेफिनेटली रोज़मर्रा का आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फ़र्क आता है, रिलेशनशिप्स पर प्रभाव पड़ता है, और मैरिटल प्रॉब्लम्स कई बार अनरिकग्नाइज्ड डिप्रेशन के कारण होती हैं, एंड अल्कोहल इनटेक, ड्रग्स इनटेक ये भी बढ़ सकता है। तो इसका प्रभाव ज़िंदगी के हर हिस्से पर है। एक और चीज़ देखी गई है कि आजकल तकरीबन हर एक दूसरे बंदे में ओबेसिटी है। तो स्ट्रेस से कहते हैं ओबेसिटी होती है, बिंज ईटिंग होती है, आप खाते ही रहते हैं, यू डोंट नो व्हेन टू स्टॉप।
सो हाउ डू वी ट्रीट दैट? हाँ, बहुत से यंग गर्ल्स और वेमेन वो भी बोलते हैं कि हम खाते हैं तो हमारे से रुका नहीं जाता जी. जब हम थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है कि खाने से हमारी एक बेसिक अर्ज, ह्यूमन अर्ज जो है वो सेटिस्फाई होती है. जो हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है, तो जब हम खाते हैं खाना बाहर से कुछ अच्छी चीज़, शुगर, हाई इन शुगर, हाई चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें, तो उससे वो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है. सो वी फील गुड फॉर अ वाइल. सो जब हम थोड़ा स्ट्रेस्ड हैं या डिप्रेशन है तो हम अपने आप को टेम्पररीली थोड़ा सा खुश फील करने के लिए कुछ खा लेते हैं, बिंज ईट कर लेते हैं. बाद में फिर हम गिल्टी फील करते हैं जी. सो एक तो ये है नॉट टू फील गिल्टी. यू नो, कोई भी फॉर एवरीथिंग वन नीड्स टू हैव अ प्लान. अगर हम प्लान करके अच्छा घर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा. बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे तो बाद में सोचेंगे ये भी गलत है, वो भी गलत है. तो इसमें भी प्लान करना पड़ता है कि एक तो जब आप कर लेते हो गिल्टी मत फील करो. जस्ट टेल योर सेल्फ कि कोई बात नहीं, हो गया, नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम व्हाट आई कैन डू इज मैं ऐसे कर सकती हूँ. तो प्लान करके रखना चाहिए कि जो मैं चीज़ें ज़्यादा खा लेती हूँ उसको मैं घर में ना ही रखूँ. और अगर मैं मार्केट में भी हूँ, अपने आप को थोड़ा सा कि ओके स्टॉप, 2 मिनट के लिए सोच लो कि मुझे ये चीज़ रियली चाहिए, डू आई रियली नीड दिस. कई लोग एक कोपिंग कार्ड पे वो लिख कर ले लेते हैं अपने साथ, एंड देन एज अ रिमाइंडर कि डू आई रियली नीड दिस, एंड थोड़ा सा उससे बहुत हेल्प मिलती है. एंड एक अगर हम अपना मॉनिटर करें डाइट इनटेक, एक चार्ट अगेन फ्रिज के ऊपर लगा दें या कबर्ड के ऊपर लगा दें कि आज मैंने सुबह से लेकर क्या क्या खाया, उस पर नोट करते जाएं. तो जब हम अपनी थोड़ी सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं वो हमें थोड़ा हेल्प करता है. यू नो कि मैं इसके अलावा ये भी है कि जब दिल करता है तो थोड़ा सा चीज़ें सोच ले कि मैं क्या कर सकती हूँ. मैं 1 गिलास पानी पी सकती हूँ, मैं 5 मिनट अपने आप को डिले कर सकती हूँ, मैं पहले जाकर 1 कप नींबू पानी पी लेती हूँ विद नमक के साथ, या 1 चक्कर लगा आती हूँ बाहर 5 मिनट का. तो जब हम उसको डिले करते हैं, ये जो इच्छा होती है ना, ये कम हो जाती है. ये थोड़ी देर के लिए लास्ट करती है. तो जब हम वो कर पाएं, चाहे वो दिन में 1 बार ही कर पाएं 10 बार में से, उसको हम टिक कर लें कि हाँ मेरा ये दिल कर रहा था पर मैंने नहीं किया. और अपने आप को फिर थोड़ा सा सेल्फ प्रेज करना भी ज़रूरी है ना, कि आई डिड अ गुड जॉब, मेरा दिल कर रहा था, आई डिडंट डू इट. सो हैविंग मेकिंग अ वीकली प्लान एंड specific plan, one thing at a time. Okay, I will start walking 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening, and this is what I will eat. And फिर मैं अपने आप को रिवॉर्ड कर सकती हूँ at the end of the week with a special treat. डॉक्टर, जैसे बच्चे ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने लगते हैं, क्या वो भी डिप्रेशन की वजह से हो सकता है? हाँ, इनफैक्ट एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. जैसे कई बच्चे घर में पेरेंट्स के साथ बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, जो भी बोलते हैं मानते ही नहीं, उसका उल्टा ही करते हैं. तो ये भी एक ज़्यादातर देखा गया है कि इन बच्चों में भी डिप्रेशन होता है. वो पता नहीं लगता, ऊपर से वो लग रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, टीवी देख रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, सिर्फ हमारी बात नहीं मानते. पर उसका कारण भी कई बार अंडरलाइंग डिप्रेशन होता है. And adults maybe, do you have to feel depressed to be actually depressed? No, you don't have to always feel depressed. You may just be very irritable. यानी कई लोगों में लो एनर्जी होती है पर कई लोगों में एनर्जी इंक्रीज भी हो जाती है, और एजिटेशन हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है. एटिपिकल डिप्रेशन में कॉमनली इनफैक्ट ये सब चीज़ें होती हैं. कई बार आप मतलब इम्पल्सिव चीज़ें कर लेते हैं जो आप आम तौर पर नहीं करेंगे. रिस्क टेकिंग बिहेवियर, यू नो, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग या स्पेंडिंग टू मच मनी. तो ये सब चीज़ें भी वार्निंग साइंस हैं कि कुछ गड़बड़ है. मतलब हम लॉजिकली सोचते नहीं हैं ज़्यादा. हाँ, कैन दैट बी रीज़न? ओके, हम आमतौर पर सोचते हैं डिप्रेशन है तो सुसाइड तक हम जा सकते हैं. क्या ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन नहीं है फिर भी सुसाइडल थॉट्स आए? ऐसा भी होता है. इनफैक्ट सुसाइडल थॉट्स काफ़ी कॉमन है. तो ये बात नहीं है कि सुसाइडल थॉट्स नहीं आते, पर ये काफ़ी कॉमन है. यंगस्टर्स में काफ़ी कॉमन है क्योंकि वो थोड़ा सा एक स्टेज से गुजर रहे होते हैं जब फ्रेंड्स का होना,
कई बार गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो छोटा सा कोई रिजेक्शन फील करें फ्रेंड से या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, या घर में पढ़ाई का बहुत तनाव हो, तो कई बार वो इस चीज़ को ले नहीं पाते और सुसाइडल थॉट्स इम्पल्सिवली आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन भी हो। कई बार ये देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री हो तो भी उन लोगों में ज़्यादा चांस है कि suicidal thoughts आ सकते हैं, and those people are more likely to complete suicide. Okay. तो क्या इन लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि हमें suicidal thoughts आ रहे हैं? उनको रियलाइज़ हो जाता है, पर ये प्रॉब्लम है कि कई बार वो बताते नहीं, पर 60% केसेस में वो 1-2 बार किसी को मेंशन ज़रूर करते हैं Okay. कि क्या फ़ायदा जीने का, या इससे बेहतर तो मरी जाए तो ठीक है। पर हम उन चीज़ों को कई बार लेते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे थोड़ी सोचते हैं तो क्या हो गया। बट अगर वो थॉट्स आ रहे हैं तो कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कहीं ज़्यादा थॉट्स ना आ जाएं। तो ऐसा नहीं होता। आपको अगर लग रहा है कि कोई सुसाइडल थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है तो हमें पूछना चाहिए कि आपको ऐसे थॉट्स आगे भी आते हैं? डू यू हैव एनी प्लान इन योर माइंड? कभी सोचा है कि ऐसे मैं कर भी लूँ? अगर सोचा है तो कैसे? तो ये पूछने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि फिर हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं और हमें रेफर कर देना चाहिए। हाँ, हमें ज़रूर। एक्चुअली सुसाइड इज़ एन इमरजेंसी, सुसाइडल थॉट्स। तो कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, एडमिट करेंगे तो लोगों को पता लगेगा, तो इससे फिर बदनामी होगी। पर इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। अगर मतलब खुदा ना करे वो बच्चा बाय चांस ऐसा कुछ कर लेता है तो फिर तो एज इट इज देयर इज नो पॉइंट। सो मतलब वी हैव टू फेस थिंग्स, इट्स नॉट सच अ बिग डील। मतलब देयर इज अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेंटल इलनेस ऑल्सो, जिसमें एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, उन्होंने भी अपनी स्टोरीज बताई हैं कि हम भी सिवियर डिप्रेशन से गुजरे हैं और इसको फेस करना ही बेहतर है। आपको अगर एक बार एपिसोड हुआ है वो ज़रूरी नहीं कि दोबारा होगा, बट अगर ये भी एक बीमारी है, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो वीक है, ये क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते। नहीं, ये कई बार आउट ऑफ हैंड हो जाता है। उस टाइम ये बीमारी है, उस टाइम ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं फिर तो नहीं रहती ना। सुसाइडल थॉट्स को आमतौर पे काउंसलिंग से नहीं ट्रीट कर सकते, मतलब थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, या हमें कम से कम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है कुछ देर के लिए। जैसे हमने बात की कि कई बार हमें पता ही नहीं लगता हम डिप्रेस्ड हैं या हम सुसाइडल हैं, तो क्या ऐसे टेस्ट्स होते हैं जिन्हें टेस्ट को कर हमें पता लग जाए कि हम सुसाइड रिस्क पर हैं या हम डिप्रेस्ड हैं? और क्या ऐसे टेस्ट हम स्कूल्स और कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस में ला सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली एक यूथ प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। टेस्ट्स होते हैं, मतलब यूजुअली क्वेश्चनेयर्स होते हैं जिनको आंसर करने से ये पता लग जाता है कि कोई बच्चा डिप्रेस्ड है या कोई अडल्ट डिप्रेस्ड है कि नहीं। कई बार वो वैसे नहीं बता पाएंगे, पर वो क्वेश्चनेयर भरने पर वो बता पाता, आप जज कर सकते हैं कि डिप्रेशन है। तो उन बच्चों को फिर आगे बुलाकर काउंसलिंग की जा सकती है, उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जा सकता है। तो इस तरह से मतलब हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा टीचर्स को सेंसिटिव होना भी ज़रूरी है। अब जैसे कई मतलब बाहर जो है टीचर्स के साथ रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए कि बच्चों में डिप्रेशन क्या होता है, ADHD क्या होता है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर क्या होता है। देन थोड़ा सा टू बी सेंसिटिव कि समटाइम्स फैमिली मेम्बर्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दे मे बी अल्कोहलिज्म घर में, या आपस में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के बीच में। तो हम ये सिंपली ये नहीं कह सकते ना कि बच्चा अच्छा नहीं बिहेव कर रहा है, इसको स्कूल से निकालो। ये तो कोई हल नहीं है, ये तो हम प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। मतलब उस बच्चे में जो उसको इंटीग्रेट करने की बजाय सोसाइटी में हम उसको निकाल रहे हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा टीचर्स को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स तो बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं कि ये बच्चा चुप ही बैठा है, बोल ही नहीं रहा कुछ। पहले तो बहुत बोलता होता था, बहुत शरारतें करता था। आजकल टीचर्स मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स यूजुअली डोंट हैव टाइम। एक और चीज़ डॉक्टर के, क्या औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है?
हाँ, ये भी इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि ये एक बीमारी होती है। हमें ये रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि औरतों में क्यों ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली ही है। मतलब क्योंकि औरतों का जो, जैसे औरतों में मीनोपॉज के पहले हार्ट डिजीज़ कम होती है आदमियों से, बाद में ये रेट सेम हो जाता है। तो ये इसलिए है क्योंकि वो भी बायोलॉजिकली एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। तो सिमिलरली बायोलॉजिकली डिप्रेशन औरतों में ज़्यादा होता है। हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारा जो मेंटल मेकअप है, एक तरह से डिप्रेशन ज़्यादा कॉज करता है। मतलब ये कहा जाता है कि 10 से 15 औरतें 100 में से उनको कभी ज़िंदगी में एक बार डिप्रेशन होगा। तो वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मुझे याद है मेरी नानी जी ने कहा था, वो गांव से हैं और अब तो 87 ईयर्स ओल्ड है। वो बोलते कि आप क्या काम करते हो, तो मैंने बताया। तो फिर वो बोलते अच्छा मुझे भी एक बार हुआ था, मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, कुछ करने का दिल नहीं करता था, किसी से बात नहीं करती थी। तो बोलते 4-5 महीने मुझे इतनी मुश्किल हुई। तो बोलते अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रही है तू। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल हर एक इंसान को डिप्रेशन है या एंजाइटी है, स्ट्रेस है। हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है। हाँ, और नहीं, और ज़रूरी नहीं कि लाइफस्टाइल ही है, थोड़ा बायोलॉजिकली भी है। ये एक बीमारी भी हो सकती है। इसका जेनेटिक डिस्पोजिशन भी, जेनेटिक डिस्पोजिशन है ना, फैमिलीज में भी रन कर सकती है। और औरतों में यूजुअली अराउंड 40 इयर्स फर्स्ट एपिसोड हो सकता है। कई बार जब बच्चे फर्स्ट टाइम घर से जाते हैं कॉलेज या कहीं, तब हो सकता है। प्रेगनेंसी में या आफ्टर डिलीवरी, जैसे लोग बोलते हैं कि बच्चा होने के बाद तो खुश होना चाहिए, पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है। जी। इन डिप्रेशंस के क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं डॉक्टर? आजकल तो बहुत ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में आकर बात करनी चाहिए। और अगर माइनर डिप्रेशन है, पीपल कैन टेक अ चॉइस के ठीक है मैं दवाई नहीं लेना चाहती, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ले सकते हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी होती है वो कर सकते हैं। पर अगर डिप्रेशन थोड़ा मॉडरेट है या सिवियर है, वो आपके काम में दिक्कत आ रही है और आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो फिर थोड़ी सी दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि आप दवाइयों के आजकल जो नई मेडिसिन हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं और उनको लंबे तौर पर लेने पर कोई नुकसान नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम दवाई लेने लग जाएंगे तो ये कभी छूटेगी नहीं, लग जाएगी, एडिक्शन लग जाएगी हमें। तो ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप दवाई लेते हैं तो हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि 1 साल के लिए ज़रूर लें, क्योंकि डिप्रेसिव एपिसोड 1 साल से 1.5 साल तक रह सकता है। तो अगर आप जल्दी छोड़ देते हैं फिर दोबारा डिप्रेशन हो सकता है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा हो। और हम डिप्रेस्ड ही ना हो, हम उस स्टेज तक पहुँचे ही ना, वो हम कैसे कर सकते हैं, स्पेशली वुमेन? हाँ, हम डिप्रेस्ड ही ना हो, हम ये भी नहीं कह सकते अगर हम बोलें कि हमें हार्ट डिजीज़ ही ना हो, हाइपरटेंशन ही ना हो, डायबिटीज़ ही ना हो। कुछ लोगों को होगी तो ज़रूर, क्योंकि उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और बायोलॉजिकली वो प्रोन है डिप्रेशन के। वो एक तरह से जैसे मौसम बदलता है, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, इसी तरह कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाती है। तो आप उसको, कई लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बिल्कुल, पर कई लोग जो प्रोन हैं वो, उनको इसको जल्दी पकड़ना चाहिए, जल्दी इलाज करना चाहिए। जो लोग इसको बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं वो ऐसे है कि थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। हम अपनी गाड़ियों को सर्विस कराते हैं, टाइम सिर सर्विस कराते हैं कि ख़राब ना हो। रोज़ सुबह देखते हैं कि टायर पंक्चर तो नहीं है, ठीक है, उसको साफ़ करते हैं। तो उसी तरह हमें अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। मतलब थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मेरे लाइफस्टाइल में क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है, मेरे को क्या बदलाव लाना है। एक सेल्फ चेंज प्लान बनाना चाहिए। अपना थोड़ा टाइम को ऑर्गेनाइज करने से, लाइफस्टाइल को वर्क और घर में बैलेंस रखने से, अपने रिलेशनशिप्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस दे जितनी हम काम को देते हैं। तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या मेडिटेशन और स्ट्रेस का कोई रिलेशनशिप है? क्या हमें साइंटिफिक प्रूफ्स ऐसे देखे गए हैं कि जो लोग मेडिटेट करते हैं वो कम स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रख पाते हैं? हाँ, आजकल इनफैक्ट इस पर बहुत रिसर्च हो रही है और वेस्ट में सरप्राइजिंगली आजकल वो माइंडफुलनेस
या मेडिटेशन पर बहुत फोकस कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि इवन सिवियर डिप्रेशन में भी जो लोगों को थोड़ा माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दी जाती है उनमें बहुत फ़र्क आता है। तो माइंडफुलनेस ट्रेनिंग या मेडिटेशन ट्रेनिंग मतलब इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम सोचते हैं, पर इसको रेगुलरली थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम मेडिटेशन अगर रोज़ सुबह 10-15 मिनट के लिए करें तो डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलती है। थोड़ी देर के लिए आपके थॉट स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, और हम एक्चुअली दिन में कभी भी मेडिटेट कर सकते हैं। अब ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, बजाय ये सोचने के कि ओहो कब पहुंचूंगा, कब मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, वन कैन जस्ट, जैसे बोलते हैं कि रिमाइंड योर सेल्फ के जस्ट बी इन दिस मोमेंट, एंड उस मोमेंट को थोड़ा एंजॉय करिए। आसपास देखिए, कोई बच्चे बैठे हैं कार में, उनको देखिए, वो तो आराम से खेलते रहते हैं। थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए, थोड़ी डीप ब्रीदिंग बैठ के कार में ही कर लीजिए, तो उससे भी मतलब अपने आप को हम तनाव दे रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, उसकी बजाय हम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं रिलैक्स होने में। तो मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बहुत अहम सवाल जो तकरीबन हर इंसान के मन में आता है कि हम साइकेट्रिस्ट के पास चले तो जाएं, लेकिन काउंसलिंग सेशंस कितनी देर तक चलते हैं और कितने कॉस्टली होते हैं ये? क्या ये आम आदमी के लिए अफोर्डेबल होते हैं? क्या स्ट्रक्चर होता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर? हाँ, एक्चुअली वही एक मिसकंसेप्शन, अगेन आई वुड से ये मिसकंसेप्शन है कि जैसे लोग सोचते हैं कि नॉर्मली आजकल शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपीज होती हैं। शॉर्ट टर्म जैसे 3 महीनों के लिए आप 10 to 12 सेशंस, तो वो कोई ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या कुछ लेते हैं तो उससे आपकी लॉन्ग टर्म बार बार डिप्रेशन होना बहुत कम हो जाता है। जिन लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उनमें बिहेवियर थेरेपी आप उनको देते हैं फॉर पहले रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, फिर थोड़ा एक्सपोजर होता है, तो वो जो 2-3 महीनों में हो जाता है वो आपको पूरी लाइफ हेल्प करता है। नहीं तो आप पूरी लाइफ लड़ते रहते हैं और अपनी ऑप्टिमल लाइफ नहीं जी पाते। इवन ड्रग्स में लोगों को मिसकंसेप्शन है कि कोई छोड़ेगा थोड़ी, इसको क्या फ़ायदा इतनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाने का। पर वो भी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि देखा गया है कि ओवरऑल खर्चा कम होता है। एक तो उन लोगों का अल्कोहल या ड्रग यूज़ कम हो जाता है, तो बॉडी को नुकसान कम होता है। सेकेंडली इलीगल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। देन थर्डली अगर कोई हार्ड ड्रग्स ले रहा है उसको छोड़कर वो मतलब अल्कोहल अभी नहीं छोड़ पाया पर वो मेन वो तो छोड़ गया है ना, तो डेफिनेटली डिक्रीज होता है। और कई लोग बिल्कुल बंद भी कर देते हैं। जैसे मुझे कल किसी का फ़ोन आया था कि यू आर द फर्स्ट पर्सन आई एम कॉलिंग, मैं आपको फ़ोन करके बताना चाहता हूँ कि मेरे को 1 साल हो गया मैंने अल्कोहल नहीं ली। तो ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, तो पहली बार मुझे फ़ोन किया। सो बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा रैपो बनना और थोड़ा सा फेथ होना डॉक्टर पर, और फॉलो अप जो लोग करते हैं वो मोर लाइकली है कि वो ठीक रहेंगे। तो अगर आप मतलब हम ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, वहाँ पैसे खर्चते हैं, तो अगर हम 3 months के लिए, या अगर किसी को ड्रग्स का फॉलो अप करना है तो 1 year के लिए once a month फॉलो अप करें भी, so I don't think it's very expensive. Around how much does one counseling session cost? Usually, approximate idea. See, in the government sector, though it doesn't cost anything. Okay, it's free of cost in government sector. हाँ, sometimes for psychotherapies they charge just 50 rupees or something. That's very nominal. Yeah, that's very nominal. In the private sector, it would cost around 500 to 800 per session. But I guess apna that is also not too much. We spend that much on a double that much on a meal. Yeah. You go out and have a meal, or you go out. बिल्कुल, और मेंटल मेकअप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई गेस। Buy yourself a cake, that's more expensive. Yes. Thank you so much, doctor, for sharing this wonderful and valuable information with us.